एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये होगा गृह विज्ञान का टीजीटी 2004 का पेपर। ये जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है इसके बारे में आपको बता दें कि अभी तक में जितने भी टीजीटी की परीक्षा हो चुकी है, जो कि ईयर है 2004, 2005, 2006, 2009, 2013, 2016, 2019 और 2021, अभी तक में इतनी परीक्षाएं टीजीटी होम साइंस की हो चुकी है जिसका पेपर मेरे पास है। इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आप टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी परीक्षा में जो अब तक पिछले वर्षों में क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप उनकी तैयारी अच्छे से कर लें तो समझ लीजिए आपकी आने वाली जो परीक्षा है वो काफ़ी अच्छे से हो सकती है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे 2004 से एमसीक्यू क्वेश्चन की टीजीटी को टारगेट करते हुए, और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका 2021 तक का प्रश्न हल ना हो जाए। फिर इसके बाद पीजीटी को टारगेट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो टीजीटी के अंतर्गत हम जब भी ये एमसीक्यू सॉल्व करने चले या फिर हम इसकी तैयारी करने चले तो हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि टीजीटी होम साइंस का सिलेबस क्या है। तो ये सीरीज़ शुरू करने से पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं होम साइंस टीजीटी का। अब यही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए यहीं पे हम देखते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 2004 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर 2005 में, और यही सीरीज़ 2021 तक के प्रश्नों तक चलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग आइए यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपके सामने गृह विज्ञान टीजीटी के सिलेबस दिया हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हैं टॉपिक दिया है सबसे पहले आहार और पौष्टिकता। इसका मतलब है न्यूट्रिशन टॉपिक। अब न्यूट्रिशन के अंतर्गत पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण एवं उनका स्रोत, पौष्टिकता, अल्पता के रोग, आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, विभिन्न रोगों जैसे कि ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल रोग के लिए रोगियों के लिए आहार। ठीक है। इसी के अंतर्गत मानव शरीर की संरचना, भोजन का पाचन, अवशोषण एवं चयापचय एवं सामान्य रसायन के बारे में भी पढ़ना होगा। अब देखिएगा, अगर बात की जाए पौष्टिकता की संकल्पना की तो इसका मतलब है कि हमें पहले यहाँ पे पौष्टिक या पोषण का अर्थ क्या होता है ये देखना है। पोषण के क्या प्रकार हैं, जैसे अल्प पोषण, अति पोषण, आप कुपोषण का क्या अर्थ होता है ये जानना भी जरूरी होगा। ये सब चीज़ें आएंगी संकल्पना में। फिर है आहार संरचना एवं कार्य। आहार संरचना में जो भी पोषक तत्व है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इन सब के बारे में इनकी संगठन संरचना को पढ़ना होगा और इनके कार्यों को भी पढ़ना होगा। फिर संतुलित आहार देखना होगा और आहार का वर्ग। आप जानते ही होंगे कई विद्वानों ने, रसायन शास्त्रियों ने आहार वर्ग डिसाइड किया है कि जितने भी कैटेगरी होती है पोषक तत्वों की या फिर कहे भोज्य पदार्थों की, उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि प्रोटीन प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, वसा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ, तो उनकी एक श्रेणी बटी हुई है। तो हर ग्रुप में, हर वर्गीकरण के, हर वर्ग के अंतर आने वाले सभी भोज्य पदार्थों का हमें यहाँ पे अध्ययन करना होगा। फिर है अल्पता के रोग। अल्पता मतलब कमी। कई रोग ऐसे हैं कि कई चीज़ की कमी से होता है, जैसे कि क्वाशियोरकर, मैरास्मस, कैल्शियम की कमी से भी हड्डियों संबंधी कई रोग होते हैं, विटामिन की कमी से भी कई रोग होते हैं, जैसे बेरी, स्कर्वी, चिलोसिस, स्किन संबंधी रोग, लौह तत्वों की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन सी की भी कमी से कई रोग होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी से होने वाले रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, इसी सब तरीके से जितने रोग हैं कमी से होने वाले उन्हें पढ़ना होगा। फिर आहार तैयार करना और खाद्य संरक्षण, यहाँ पे हम लोग कुकिंग की विधियाँ पढ़ेंगे। इसी के बाद हम जो भोज्य पदार्थ बना रहे हैं उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए या ख़राब ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग घरेलू विधियाँ भी पढ़ेंगे और
यूवी रेज का प्रयोग, रासायनिक या केमिकल का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। फिर आएगा टॉपिक मिलावट। ये है कि भोज्य पदार्थों में किन किन चीज़ों का मिलावट किया जाता है, जैसे कि दूध में मिलावट किस चीज़ की होगी, उन्हें जांचने का तरीका क्या है, टेस्ट के प्रकार क्या है। सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल मिलाया जाता है तो उससे हमें क्या समस्या हो सकती है। लाल मिर्च में, धनिया में किन किन चीज़ों में क्या मिलावट होती वो भी, और उनसे हानि क्या है, ये सब चीज़ें भी। फिर देखिए ये जो लिखा हुआ है ये पथ्यापथ उपचार का एक अंतर्गत पढ़ा जाने वाला प्रकार है या टॉपिक है। इसमें क्या है, ये भी न्यूट्रिशन में ही आएगा कि हम भोजन के द्वारा रोग को ठीक करने का तरीका देखें। तो इसमें हम लोग जैसे कोई व्यक्ति फीवर से ग्रसित है, टाइफाइड है, उसे अल्सर है, डायबिटीज़ है, किडनी संबंधी कोई समस्या है, हृदय रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उन्हें किन तरीके का भोजन देना चाहिए, जैसे कि हाई प्रोटीन भोजन, लो कार्ब्स भोजन, या फिर लो सोडियम भोजन, लो फैट भोजन प्रकार। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर है मानव शरीर संरचना। ध्यान दीजिएगा इसमें फिजियोलॉजी अलग से आपके सामने नहीं दिया हुआ है, लेकिन मानव शरीर संरचना लिखा है तो इसका यही अर्थ है कि पाचन तंत्र से भी इसमें प्रश्न बनेंगे। भोजन का पाचन, अवशोषण। अब देखिए आपसे पूछा जाता है ना, आग्नाशय से निकलने वाली हार्मोन कौन से हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है, ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, लाइपेज का श्रावण कहाँ होगा, ड्यूडेनम जेजुनम में से कौन सा स्राव कहाँ से होता है। तो ये सारे प्रश्न आपको पाचन तंत्र से ही याद हो पाएंगे, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक होने वाला है टीजीटी सिलेबस में ही गृह प्रबंधन। अभी हम आपको बता भी देंगे कि अगर आप पढ़ना चाहें खुद से भी तो ये किताब कहाँ मिलेगी, और ये किताब आप खुद भी खरीद सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब है गृह प्रबंधन। तो गृह प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, होम मैनेजमेंट। फिर उसके बाद परिवार संसाधन, रिसोर्सेज देखेंगे कि परिवार में प्रयोग होने वाले रिसोर्सेज या संसाधन कौन कौन से हैं। फिर परिवार बजट। अब ध्यान दीजिए, जहाँ परिवार शब्द आया तो हमें यहाँ पे फैमिली भी देखना होगा, परिवार भी देखना होगा, परिवार के प्रकार देखना होगा। फिर संसाधन में कुछ ऐसे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, जैसे कि समय संसाधन के रूप में ऊर्जा या फिर धन। ठीक है, इन तीनों को हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। समय के मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्रांतिकारी जो भी परिवर्तन हुए हैं उपकरणों में, जैसे कि प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब के प्रयोग के बारे में, प्रकार के बारे में, और किस सिद्धांत पे आधारित होते हैं ये सारे उपकरण, इनके बारे में डिटेल देखना होगा। फिर हमें ऊर्जा या फिर शक्ति का व्यवस्थापन करना है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग कार्य सरलीकरण पढ़ते हैं। जहाँ बात हुई धन प्रबंधन की, तो धन के प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग बैंक, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, सभी जो धन से संबंधित विनियोग के जितने भी साधन हैं, बचत के साधन हैं, उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर है निर्णय लेना। गृह प्रबंधन में डिसीजन लेना पड़ता ही है, और ग्रॉस एवं क्रेंडल ने निर्णय की जो प्रक्रिया है इसे ही गृह प्रबंधन का हृदय भी कहा है। फिर हम कुछ उत्प्रेरक तत्व देखेंगे, जैसे मूल्य, लक्ष्य और स्तर। यहाँ पे प्रतिमान लिखा है, यही होगा स्तर, तो इन्हें भी हमें देखना होगा। फिर है पारिवारिक आवश्यकता। फिर कार्य सरलीकरण, बचत भी देखना होगा, बचत के सारे प्रकार पढ़ने होंगे। फिर सज्जा देखना होगा, जैसे कि मकान का निर्माण, पुष्प सज्जा, पर्दे का प्रयोग, प्रकाश का प्रयोग, फ्लावर डेकोरेशन, प्रकाश, खिड़की, दरवाजे, सीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें इन्हीं सजावट के अंतर्गत आएगी। और फिर आएगा गृह एवं पारिवारिक यंत्र। तो ये भी नॉर्मल चीज़ें जो हमने अभी यहाँ पे आपको बता रखी है। ये है होम मैनेजमेंट का सिलेबस। अब टीजीटी में हेल्थ साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही है 2021 के प्रश्न में हेल्थ साइंस से काफ़ी प्रश्न आए हुए थे। तो हेल्थ साइंस के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्थ का अर्थ देखेंगे, स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन। ये सब चीज़ें मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाई हुई है। आपका ऑनलाइन क्लास यहाँ पे चल रहा है, फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण भी देखना है स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में, जल एवं वायु जनित रोग। ध्यान दीजिएगा, जल एवं वायु जनित रोग हर बार एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न इससे जरूर पूछा ही जाता है।
फिर प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, स्वास्थ्य रक्षा क्या है, हम किस तरीके से किसी व्यक्ति को कब प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। परिवार में होने वाली सामान्य दुर्घटनाएं, जैसे कि आँख में कुछ चला जाना, कोई विषैले जीव का काट लेना, किसी तरीके की हड्डी की थोड़ी बहुत चोट या मोच आ जाना, ताकि हम उस समय डॉक्टर तक पहुंचने से पहले रोगी को एक उपचार दे सके। तो यही कहलाता है प्राथमिक उपचार। तो जब चोट लगेगी तो हम घाव पे या टूट पे बांधने के लिए टूर्निकेट या फिर पट्टियों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पट्टियों के प्रकार, टूर्निकेट का प्रयोग, इनके रोगों में हम किस तरीके से उसे हम रोग को थोड़ा सा रोक सकते हैं, थोड़ा व्यक्ति को या फिर रोगी व्यक्ति को आराम दे सकते हैं, ताकि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले उसकी जो स्थिति है वो और ना बिगड़े। ठीक है। फिर देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के देखिए एक लाइन में सिलेबस लिखा है, लेकिन ये इतना छोटा सिलेबस नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत बच्चों की वृद्धि एवं विकास, बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, विद्यालयी स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार। जहाँ विवाह आया मतलब कि वहाँ पे पूरे फैमिली की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा बाल विकास के अंतर्गत माता से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं और बच्चों से भी पूछे जाएंगे। कई तो विद्वान जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनसे भी संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद सभी जो बालक है इनकी हर अवस्था में क्या विशेषता होती है, जैसे छोटे बच्चे के बारे में पूछा जाता है, शिशु के बारे में, कूइंग, बैबलिंग, ये सब क्या है, छोटे बच्चों में दांत कब निकलते हैं, अगर उन बच्चों के दांतों के निकलने की भी बात हो तो उनमें जितने भी प्रकार के दांत है, जैसे इंसीजर है, कैनाइन है, तो इनमें सब में से कौन सा दांत सबसे पहले निकलता है, तो आप कहेंगे इंसीजर। और ये भी बात है कि जो सबसे सामने के दांत होते हैं शिशु में वो सबसे पहले निकलना शुरू होता है 6 माह में, और उसमें भी नीचे के जबड़े में सबसे पहले 2 दांत निकलते हैं, तब ऊपर के जबड़े में दांत निकलना शुरू होता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंसीजर जो दांत है वो सबसे पहले निकलता है शिशुओं में, 6 माह की अवस्था से निकलना शुरू हो जाता है, और वो भी जबड़े की जो निचला हिस्सा है या निचला जो जबड़ा है उसमें दांत सबसे पहले निकलता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें। फिर बच्चों का टीकाकरण भी हम लोग पढ़ेंगे, बच्चों से संबंधित जो भी अधिनियम कानून बने हैं उन्हें यहाँ पे हमें देखना होगा। फिर आएगा वस्त्र एवं सिले कपड़े। अब वस्त्र एवं सिले कपड़े का ये अर्थ है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग टेक्सटाइल पढ़ेंगे। अगर टेक्सटाइल की बात करें तो रेशे का वर्गीकरण हमें पढ़ना होगा, जैसे कि कॉटन की डिटेल। सबसे पहले तो हमें वस्त्र देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, इसी के अंतर्गत हम इसके सिद्धांत पढ़ते हैं, अवस्थाएं पढ़ते हैं, जैसे कि कृषि की अवस्था, नग्न अवस्था। और सिद्धांत की बात अगर की जाए तो उसका कुछ उदाहरण, जैसे आप मॉडेस्टी, इमॉडेस्टी, सिक्योरिटी, इन सब तरीके से चीज़ों को डिटेल में पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिर रेशे की प्राप्ति के स्रोत की बात करेंगे, कुछ स्टेपल फाइबर कहलाते हैं, कुछ फिलामेंट कहलाते हैं। और प्राप्ति के स्रोत के बारे में अगर बात करें तो हमें कुछ प्राकृतिक जगत से भी मिल सकते हैं रेशे, और कुछ कृत्रिम जगत से। तो उन्हीं रेशों का यहाँ पे हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, और उसका रसायन से ये अर्थ है कि उन रेशों में प्रयोग होने वाले केमिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे, रेशों का संगठन देखेंगे, जैसे कि कपास, लिनन, जूट, कापोक, लायोसेल, रेयॉन, नायलॉन, इन सब तरीके के रेशों के बारे में डिटेल हमें पढ़ना होगा। रेशम, ऊन, सभी रेशों का अलग अलग डिटेल में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर है परिधान की बनावट और उसकी सजावट। पहली बात तो परिधान की बनावट के अंतर्गत हम सबसे पहले कैंची देखेंगे, सिलाई मशीन देखेंगे, सिलाई मशीन में प्रयोग होने वाली सुई के प्रकार देखेंगे कि किस तरीके के फैब्रिक पे कैसी सुई का प्रयोग होता है। फिर कपड़ों को काटने के तरीका पढ़ा जाएगा, जैसे कि ऑफ ग्रेन, ऑन ग्रेन, सेल्वेज, बायस, इन सब चीज़ों को देखना। फिर हम लोग टेबल क्लॉथ का जो प्रयोग करेंगे, मिल्टन चौक का प्रयोग करेंगे, तो ये सब अंगुलिस्ताना क्या है, ये सब चीज़ें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना होगा, ताकि हम कपड़ों की बनावट के लिए इनका प्रयोग कर सकें। फिर जैसे ये कपड़ा बन के तैयार हुआ तो उसकी सजावट करनी है, या फिर हम बनावट के समय ही सजावट करना चाहते हैं, जैसे कि कॉलर का प्रयोग करके, डार्ट का प्रयोग करके, टक्स का प्रयोग करके, या फिर पॉकेट के द्वारा, फ्रिल के द्वारा, प्लीट्स के द्वारा, इन सब तरीक़ों से हम कपड़ों में सजावट ला सकते हैं। फिर जो कपड़े हैं, रेशे हैं, उन्हें धागा बनाया हमने, धागे से कपड़ा बुना, तो वो सफ़ेद कपड़े जो रह गए हैं उनकी रंगाई करना,
कपड़ों को रंगीन बनाना मतलब डाई के प्रकार देखना होगा। फिर कपड़ों को सजाना भी है तो प्रिंटिंग भी देखेंगे, एम्ब्रॉयडरी देखेंगे। फिर धुलाई भी, लाउंड्री भी पढ़ना होगा। फिर उसके बाद धुलाई में प्रयोग होने वाले चिन्हों को हमें पढ़ना होगा। फिर विभिन्न अवसरों या विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव। यहाँ पर अर्थ ये है कि कोई लंबी महिला है तो उसे कैसा प्रिंट का कपड़ा पहनना चाहिए, नाटी कोई औरत है तो उसे किस तरीके के पहनने चाहिए, गर्दन अगर किसी महिला की लंबी है तो उन्हें किस तरीके के गले का प्रयोग करना चाहिए। यही सब चीज़ें डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पढ़ना होता है। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे टीजीटी होम साइंस का सिलेबस एक है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा की अगर बात की जाए तो गृह विज्ञान का अर्थ, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम लोग गृह विज्ञान का अर्थ देखेंगे, गृह विज्ञान की परिभाषा, इतिहास, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर विषय क्षेत्र भी देखेंगे, गृह विज्ञान के विविध शाखाओं और उनका अंतर संबंध, प्रसार शिक्षक की आवश्यकता, विषय क्षेत्र एवं दर्शन, प्रसार की विभिन्न विधियाँ एवं सामुदायिक विकास। ये सिलेबस इतना छोटा लिखा है लेकिन इतना है नहीं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारे महिलाओं एवं बालकों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ना है और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न प्रसार शिक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि आपको अगर ये किताब हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो आप किस पब्लिकेशन की किताब में ये सब चीज़ें डिटेल देख भी सकते हैं। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है शिल्पी पब्लिकेशन। शिल्पी पब्लिकेशन की किताब आप ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप चाहें तो सामने से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। किताब नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं 2004 में आया हुआ होम साइंस का प्रश्न, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे व्याख्या के साथ। और आप लोग अगर पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पहले कर लीजिए ताकि आपको फ्री क्लासेस आराम से यहाँ पे मिलती रहे, नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं वसा, विटामिन, फास्फोरस, प्रोटीन। तो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं विटामिन। ठीक है, इसी के साथ वसा जो है वो शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं, कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। जो फास्फोरस है ये हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। प्रोटीन जो है ये शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, टिश्यूज़ का निर्माण, ऊतकों का सेल का निर्माण, इनमें सहायता प्रदान करता है। और ध्यान दीजिएगा प्रोटीन के और भी कई सारे कार्य हैं जैसे कि हार्मोन, एंजाइम का निर्माण करना, ब्लड का निर्माण करना। तो शरीर में ज़्यादातर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ विटामिन होते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हैरिंग, मैकरल, सॉल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो मछलियों के प्रकार या नाम लिखे हुए हैं इनके तेल का प्रयोग किया जाता है पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। तो इनके तेल में मुख्य रूप से विटामिन ई होता है। तो मछलियाँ जो भी हैं उनसे हमें विटामिन ई काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, डिटेल आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने 11 प्रकार के खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है। इन्होंने सभी खाद्य पदार्थों को कुल 11 भागों में बांट दिया है और ये 11 जितने वर्ग हैं आपके सामने ये लिखे हुए हैं नंबर 1 से लेकर के नंबर 11 तक। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं नोट कर लीजिएगा। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा कितने वर्ग बताए गए हैं, तो 11। ध्यान दीजिएगा कई ऐसे हैं विद्वान जिन्होंने 5 वर्ग बताए हैं, 7 वर्ग बताए हैं, लेकिन यहाँ पे स्वामीनाथन जी ने 11 वर्ग बताए हुए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है त्वचा झुर्रियों युक्त हो एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। देखिए जब भी हमारी आंखें चमकहीन हो, त्वचा हमारी झुर्रीदार हो, शरीर का रंग पीला दिखाई दे, तो ये सभी लक्षण कुपोषण के होते हैं। ठीक है, कुपोषण मतलब किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी भोज्य पदार्थ आपके सामने लिखे हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। ये प्रोटीन की मात्रा से युक्त भोज्य पदार्थ है। और प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या ये शरीर का निर्माण करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, सुरक्षा करते हैं, या फिर कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। अब शरीर के निर्माण के अंतर्गत चाहे हमारे सेल कोशिका का निर्माण करना हो, ऊतकों का निर्माण करना हो, रक्त का निर्माण करना हो, क्योंकि रक्त में भी प्रोटीन होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है रक्त में। इसी के साथ एंजाइम, हार्मोन, सब चीज़ में देखेंगे आप प्रोटीन मिला ही रहता है। तो प्रोटीन का क्या कार्य है? शरीर का निर्माण करना। उसके बाद ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोज्य पदार्थ आता है। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन है? तो सुरक्षा करने वाले भोज्य पदार्थों के अंतर्गत विटामिन और खनिज लवण आएंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए। एक से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको रेशियो बताया जा रहा है, ये प्रश्न आया हुआ है 2004 में। तो 2004 से पहले जो RDA हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में, तो उन्हीं से बना हुआ ये प्रश्न है। तब के डेटा में अंतर था, लेकिन आज के डेटा के अनुसार अगर कहा जाए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कैलोरी की ऊर्जा की दैनिक मात्रा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैलोरी की अगर बात की जाए तो 1 से 3 वर्ष के लिए 1010 कैलोरी रोज चाहिए होगी। 4 से 6 वर्ष का अगर बालक है तो उसे 1360 किलो कैलोरी रोज ऊर्जा चाहिए होगी। ठीक है, आंसर यहाँ पर ये होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल द्वारा भोजन पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? कुकिंग के प्रकार आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। आपसे कुकिंग के तरीके, कुकिंग मेथड पे या पाक कला पे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और मैंने अपने चैनल पे कुकिंग मेथड पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी बनाया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे प्रश्न वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। जल द्वारा भोजन पकाने की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, जो भोजन पकाने की जो विधियां हैं वो 4 प्रकार की होती है। हम भोजन को जल द्वारा पका सकते हैं, वाष्प के द्वारा पका सकते हैं, चिकनाई या तेल का प्रयोग करके पका सकते हैं, और वायु के द्वारा पका सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही जल द्वारा भोजन पकाने की विधि, तो इसमें सही आंसर होगा कि जल द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना। इंग्लिश में ही इसे कहा जाएगा बॉइलिंग, सिमरिंग और स्टूइंग। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं। अब देखिए, बर्तन में हमने पानी डाला, उसके ऊपर कोई छलनी रख दी या छिद्र युक्त कोई प्लेट रख दी या फिर कपड़ा बांध दिया। अब उस कपड़े में या छलनी में हमने भोज्य पदार्थ रख दिए हैं, खाद्य पदार्थ रख दिए हैं, तो अब वो पकेगा। तो वो पकता है वाष्प के द्वारा। ठीक है, जो पानी गर्म होगा उस पर भाप निकलेगी, उसी भाप के द्वारा वो भोजन पक जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये भोजन पकाने की कौन सी विधि है। अब देखिए, वाष्प द्वारा भोजन पकाने की यहाँ दोनों विधियाँ लिखी हुई हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही इस तरीके के भोजन पकाए जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि बर्तन में हमने पानी डाल दिया और वो पानी गर्म हो रहा है, उसमें बर्तन रखा हुआ है दूसरा जो कि छिद्र युक्त है। अब जैसे इडली को पकाना, मोमोज पकाना, फरे बनाना, तो इन्हीं विधियों से बनाया जाता है। तो यह कहलाएगी वाष्प द्वारा भोजन पकाने की प्रत्यक्ष विधि। लेकिन जब हम किसी बर्तन में पानी रख दें और उसमें एक और छोटा बर्तन डाल दें, उसमें भोज्य पदार्थ को रख दें, तो जब वो भाप से जब पकेगा या वाष्प से पकेगा तो वो अप्रत्यक्ष विधि कहलाएगी, क्योंकि भोज्य पदार्थों पे डायरेक्ट भाप नहीं पड़ रहा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। तो हमें
प्राणिज सोर्स से, प्राणिज जगत से और वनस्पति जगत से, दोनों से हमें प्रोटीन आसानी से प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन हमें दो क्षेत्रों से प्राप्त होता है, प्राणी जगत और वानस्पतिक जगत। प्राणी जगत के भोज्य पदार्थों में सभी प्रकार के मांस, लीवर, मछली, अंडा, दूध तथा दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर, खोआ आदि। और वानस्पतिक जगत की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत गेहूं के अंकुर, दालें, चना, मसूर, मटर, सूखी सेम, सोयाबीन, आलू, गाजर, मूंगफली, तिलहन, मेवे आदि सब आएंगे। इनके द्वारा भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। तो भोज्य पदार्थों में जब भी मिलावट किया जाएगा तो उससे कुपोषण ही होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। भूंजने का अर्थ है रोस्टिंग, सेकने का अर्थ है बेकिंग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने ऑप्शन हैं ये आपके लिए सभी प्रकार लिखे हुए हैं भोजन पकाने की विधियों के। भोजन पकाने की विधि कितनी होती है? 4 होती है। जल द्वारा, वाष्प द्वारा, चिकनाई द्वारा, वायु के द्वारा। जल द्वारा के अंतर्गत आपने अभी पिछला प्रश्न देखा ही है, जिसमें हम जल का प्रयोग करें भोजन को पकाने के लिए, वाटर के द्वारा, जैसे बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टूइंग आदि। वाष्प के द्वारा मतलब कि वाष्प के रूप में 2 प्रकार होते हैं, इसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। फिर होती है तीसरी है चिकनाई द्वारा। चिकनाई के द्वारा ही आप लोग डीप फ्राई, शैलो फ्राई या फिर बिना चिकनाई के भोजन पकाने की विधियाँ भी पढ़े हुए हैं। चौथा आपके सामने लिखा है वायु द्वारा पकाने की विधि, मतलब एयर, अगर वायु आसपास की गर्म हुई जिसकी वजह से उसके संपर्क में आने वाला भोजन भी पक जाता है। इसके अंतर्गत पापड़, बैगन, अरबी, चना, मांसाहारी भोजन, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें आती हैं। आंसर होगा भूंजने तथा सेकने के प्रयोग किस विधि में किया जाता है? वायु द्वारा भोजन पकाने में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। रेफ्रिजरेटर में शाकाणु की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। तो लिखा है रेफ्रिजरेटर में शाकाणु की वृद्धि, मतलब रेफ्रिजरेटर में किस तापमान पे जो बैक्टीरिया हैं या भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, तो अगर तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुँचा है तो क्या होगा? इनकी वृद्धि बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर कोई नहीं? आंसर होगा रुक जाती है। फ्रिज में तापमान घटने पे जीवाणुओं का या फिर कहा जाए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। अंडा तथा दूध 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे सुरक्षित रहते हैं। अगर यही प्रश्न आपसे सेल्सियस में पूछा जाता तो होता 4 डिग्री सेल्सियस। अंडा तथा दूध किस तापमान पे सुरक्षित रहेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिएगा जो आपके सामने डिटेल लिखी हुई है कि इसमें दूध और अंडे की बात हो रही है। ये दोनों ही भोज्य पदार्थ प्रोटीन जगत में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थों का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, तो इसी कारण जो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो सबसे पहले ख़राब होना शुरू होते हैं। अगर हमें इन्हें सुरक्षित रखना है तो ठंडे तापमान में रखना होगा, और ये तापमान होना चाहिए 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर कहा जाए 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हमें बोतलों में फलों का संरक्षण करना है तो क्या आवश्यक नहीं है? उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। डिटेल आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको होम साइंस से संबंधित सारी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन नई है तो वो आपको आसानी से और जल्दी मिल सके। और मेरे चैनल पे होम साइंस की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग मन लगा के पढ़ते चलिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? आंसर होगा तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। देखिए, तेल, नमक, शक्कर, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि भोज्य पदार्थों को खराब होने से रोकते हैं।
अगर हम डिब्बे में कोई भी खाद्य पदार्थ रख रहे हैं, अगर भंडार गृह में ज़्यादा समय के लिए, तो हमें यही करना चाहिए। उनमें चारों तरफ तेल से लगा हुआ कपड़ा रगड़ देना चाहिए, जिससे कि उनमें कोई भी सूक्ष्म जीव प्रवेश ना कर सके। अब देखिएगा, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी तथा चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखिए, जैम बनाने के लिए खट्टे रस का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। जब तक हम अम्लीय पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब खट्टे पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो जैम जेली अच्छे से जमेगी, ना ही पारदर्शी बन पाएगी। तो स्ट्रॉबेरी या चेरी का हम जैम जमाने जा रहे हैं, तो उसमें हमें नींबू का रस ज़रूर मिलाना चाहिए। अब देखिएगा, सारी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है। तो डॉक्टरी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि इन बड़े बड़े अधिकारियों से और जो सामान्य जन है या व्यक्ति है उनके बीच के संपर्क या सूत्र या फिर ब्रिज का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है। आंसर होगा सहायक नर्स, मिडवाइफ, जिन्हें हम लोग कहते हैं ANM। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। बाकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है, या फिर कहा जाए वायरस द्वारा होने वाली शिशुओं में सामान्य बीमारी है। आंसर होगा सभी। वायरस के द्वारा फैलने वाली ये सभी रोग हैं और शिशु इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वायरस द्वारा शिशुओं को मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक जैसे छूत रोग होते हैं। वायरस अर्थात विषाणु या अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। 1776 में सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु से होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो डिप्थीरिया के परिणाम ये सभी हैं। बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना। ध्यान दीजिएगा, भूरी या सफ़ेद दोनों ही रंग की झिल्ली बन सकती है। हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, उपरोक्त सभी। तो डिप्थीरिया के परिणाम के रूप में ये सभी लक्षण हो सकते हैं। डिप्थीरिया रोग कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेराई नामक जीवाणु से होता है। यह खाने की वस्तुओं द्वारा बच्चों में विशेषकर 3 से 5 वर्ष में अधिक होता है, परंतु यह रोग वयस्कों को भी हो सकता है। इस रोग में गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देती है तथा तेज बुखार तथा हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुष्ठ रोग के लक्षण है संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होना, उपरोक्त सभी। तो कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी जिसे कहते हैं, उसके यह सभी लक्षण हैं। कुष्ठ रोग एक संरचणशील रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इससे संवेदन की अनुकृति समाप्त हो जाती है, नाड़ी बढ़ जाती है तथा त्वचा की बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े हो जाते हैं। अब इस रोग का इलाज संभव है। भारत कुष्ठ रोग का पहला टीका बनाया है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मादा मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ को स्वस्थ मनुष्य के रक्त में तब पहुंचा देता है जब वह रक्त चूसने के लिए मनुष्य को काटता है। मलेरिया रोग के लिए कुनैन, कैमाक्विन आदि दवा उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा, ये कुनैन शब्द शायद आपने सीटेट परीक्षा के दौरान भी पढ़ा जरूर होगा। मलेरिया के रोग के निवारण के लिए कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुनैन नहीं, कुनैन की छाल नहीं, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है कुनैन दवा बनाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है। आंसर होगा रेबीज।
पशुओं से मनुष्यों तक पहुंचने वाला छूत रोग क्या होता है? रेबीज। ये मुख्य रूप से कुत्तों के द्वारा फैलता है। यहाँ आंसर दिया हुआ है हाइड्रोफोबिया, लेकिन ये नहीं होगा। हाइड्रोफोबिया तो लक्षण है, कब होता है? रेबीज में। देखिएगा, पशुओं से मनुष्यों तक पहुंचने वाला एक छूत रोग होता है रेबीज। जब कुत्ता या पागल कुत्ता या जिस कुत्ते के शरीर में रेबीज नामक जो सूक्ष्म जीव होता है, बीमारी फैलाने वाले विषाणु होते हैं, वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं तो इसे कहते हैं रेबीज। तो इस समस्या में या इस तरीके की बीमारी में जो व्यक्ति है वो पानी से डरने लग जाता है। तो हाइड्रो का मतलब पानी हुआ, फोबिया का मतलब डर। तो इस समय व्यक्ति पानी से डरने लग जाता है, इस स्थिति को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग क्या है? डिजीज क्या है? रेबीज। और इसके लक्षण क्या है? हाइड्रोफोबिया। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? आंसर होगा इनमें से सभी। जो भी आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है वह है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। इनमें से सभी आहारीय चिकित्सा का यह सभी उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब प्रश्न है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। तो देखिएगा, आपके सामने कई ऑप्शन लिखे हुए हैं। वैसे तो अगर बात की जाए तो ये जो प्रोटीन की आवश्यकता है ये मुख्य रूप से 16 से 18 वर्ष की आयु में अधिक होती है। अभी आप देखेंगे तो लगभग 54-55 ग्राम प्रोटीन की अनुशंसा की गई है इस आयु के बालकों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन इस उच्च प्रोटीन युक्त आहार में अगर ऑप्शन देखें तो इनमें से 100 से 125 ग्राम ये सबसे सही या सटीक आंसर हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? आंसर होगा 2700 किलो कैलोरी। जो भी व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है उसे 2700 किलो कैलोरी देना चाहिए ऊर्जा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। आंसर होगा मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। आपके सामने जितने ऑप्शन है इसको अच्छे से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। वृषण एवं अंडाशयों में युग्मों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के जनन के द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाते हैं। आंसर होगा स्नायु ऊतक। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? स्नायु ऊतक। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं टेंडन नर्वस सिस्टम। टेंडन नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा स्नायु ऊतक कहलाती है। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पीछे भाग पर अवस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला हुआ रहता है। यही मेरुरज्जु या सुषुम्ना है। और ध्यान दीजिएगा कि जो बात की जाए कि स्नायु ऊतक में कौन सा द्रव पाया जाएगा, तो आंसर होगा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? तो अस्थि पंजर का प्रमुख भाग रक्त कण नहीं होगा। अस्थि पंजर मतलब यहाँ पे कंकाल तंत्र का प्रमुख भाग पूछा जा रहा है। तो कंकाल तंत्र में सिर भी होगा, धड़ भी होगा, अंगरांग भी होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रक्त कण नहीं होगा, क्योंकि जो रक्त कण है ये अस्थि मज्जा का भाग होता है। ये हड्डी का भाग नहीं है, ये अस्थि मज्जा का भाग होता है। ये अस्थि पंजर के भाग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो जो रक्त कण है वो अस्थि मज्जा का भाग होता है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो में ही रक्त कण आरबीसी का निर्माण होता है। इसीलिए आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अस्थि पंजर का प्रमुख भाग रक्त कण नहीं है। अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से, ध्यान दीजिएगा,
हड्डियों की पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है ओसिन तथा 62% भाग अकार्बनिक लवणों मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसके कारण अस्थियां कठोर और ठोस होती हैं। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरुदंड, कोश, पसलियाँ तथा उरोस्थि है। आंसर होगा धड़ की अस्थियाँ। ये जो मेरुदंड है, मेरुदंड के कोश, पसलियाँ, ये सब धड़ की हड्डियाँ होती है। धड़ का अर्थ है गर्दन से नीचे एवं पैर से ऊपर के हिस्से में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती है ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। यह तत्परता कहलाती है मसल टोन। मसल्स का मतलब भी मांसपेशी होती है, इसलिए आंसर आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, मसल टोन। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती है ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। यह तत्परता मसल टोन कहलाती है। पेशियां पेशी ऊतकों के द्वारा निर्मित होती है। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति एटीपी के द्वारा करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द्वारा करती है या होती है। तो यही तक था आज का प्रश्न। अब इसके बाद आगे इसमें काफ़ी प्रश्न बचे हुए हैं जो कि इसके अगले पार्ट में कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही आप लोग इस सीरीज़ में जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो जुड़ सके। और डेली हम लोग ऐसे 2004 से शुरू होने वाली टीजीटी परीक्षा के प्रश्नों से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जिनके पास ये किताब नहीं है तो यहाँ पे वीडियो देख करके भी अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको किताब में कभी गलत आंसर भी मिल जाए तो यहाँ पे डिस्कशन के द्वारा सही आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। तो यही तक था आज का वीडियो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आज का वीडियो भी। अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।